जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू UCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 7 का अध्याय 2 में जानेंगे जंतुओं में पोषण। दोस्तों, इस चैप्टर से ही ज्ञात होता है कि हमें इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि जंतुओं में पोषण किस तरह संपन्न होता है। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, इनकी प्रक्रिया क्या क्या होती है और अमीबा में पोषण कैसे होता है, इनके शरीर में जो भी पोषण की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, और साथ ही साथ और रेगुलेट जो जानवर होते हैं उनके शरीर में पोषण कैसे होता है। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जानेंगे कि आखिर पोषण होता क्या है। तो देख रहे हैं कि आप लोग सिर्फ मेरे बातों को ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, उससे ही आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि जंतुओं में पोषण दिया हुआ है। इस अध्याय से रिलेटेड बात, तो पोषण पर गौर कर रहे हैं कि आखिर पोषण होता क्या है। मन में डाउट होता होगा कि आखिर पोषण होता क्या है। तो जानेंगे सर्वप्रथम कि पोषण सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होते हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। यानी जो भी हम पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं वो किस पर हम लोग डिपेंड रहते हैं, या तो पेड़ पौधे पर या कोई जीव जंतु पर। यानी 75% मनुष्य पेड़ पौधा पर ही अपने पोषण के आहार के रूप में जो भी लेता है वो पेड़ पौधा से ही क्या होता है, उस पर निर्भर रहता है। तो बात करेंगे कि इसका पोषण का डिफिनीशन हो जाएगा कि सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पेड़ पौधा पर निर्भर होता है, और साथ ही साथ जीवों को उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि और गतिशीलता प्रदान करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता है। इसको अर्थात पोषण तत्व का आहार वह रूप है जो हम ग्रहण करते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जिससे हमारा शरीर विकास होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब जानेंगे कि पोषक तत्व क्या होता है। तो पोषक तत्व में देख रहे हैं कि पोषक तत्व है मेरा कि तत्व जिससे हम अपने आहार के रूप में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि। यानी ये सब क्या होते हैं, जो एक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर का क्या करते हैं, सुचारू रूप से चलाने में या गतिशीलता प्रदान करने में या शरीर के विकास करने में हमारे मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे बाबू कि संतुलित आहार। तो संतुलित आहार में जानेंगे कि वे आहार, या संतुलित आहार की बात करें कि वे आहार जिसमें सभी मात्रा में खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में क्या हो, उपलब्ध हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संतुलित आहार वे आहार होते हैं जिसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होता है, जैसे दाल, मांस, मछली, अंडा, घी, दही, दूध, फल, फ्रूट, इन सभी को मिलाकर जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अब जानेंगे हम लोग कि पाचन, यानी पाचन किसे कहते हैं, ये भी क्या करना है, हम लोग को इस अध्याय में पढ़ना है कि पाचन आखिर होता क्या है। तो जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वह उसका हमारे शरीर में अवशोषण होता है। अवशोषण के पश्चात उसमें कुछ क्या होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं जो हमारे अवशोषित होने के बाद एक मल के रूप में, अपशिष्ट के रूप में बाहर निष्कासित हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि पाचन में हमारा है कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की संरचना अति जटिल होती है। क्या होती है, हम लोग जो भी अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको पचाना बहुत जटिल कार्य होता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे शरीर में अवशोषित उपयोगी पदार्थ रस को ले लेते हैं, यानी हमारे शरीर में मौजूद एंजाइम,
एंजाइम है, लाल ग्रंथि है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इन सभी से क्या होता है, हमारा शरीर स्रावित करता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को जो आहार के रूप में हम लोग लेते हैं उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। इन सभी पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन में हमारा ध्यान देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वसा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम, लार, इन सभी की भूमिका क्या होती है, तो हमारे भोजन को पचाने में अति महत्वपूर्ण ये सहयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्वपोषी विषमपोषी। तो जानेंगे कि स्वपोषी किससे कहते हैं। तो स्वपोषी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद तैयार करते हैं। यानी इसमें क्या हो गया, तो इसमें जीव पेड़ पौधा जो हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेकर और जल से खनिज लवण और जल से खनिज लवण लेकर ये क्या करते हैं, अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन वही बात अगर जंतु की कर दिया जाए तो जंतु हमारे ये क्या हैं, ये विषमपोषी हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये तो अपना भोजन दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे मान लीजिए केचुआ हो गया, जोक हो गया, जू हो गया, खटमल हो गया, ये सब क्या हैं, विषमपोषी हैं या परपोषी हैं। इनको हम लोग विषमपोषी को ही परपोषी बोलते हैं। परपोषी का मतलब होता है कि अपने पर नहीं, पर मतलब किसी दूसरे पर, यानी किसी दूसरे पर वो क्या होते हैं, वो निर्भर रहते हैं अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जोक हो गया, खटमल हो गया, जू हो गया, जोक हो गया, ये सब क्या है, परपोषी जीव हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ पक्षी या कुछ जानवर जो उनकी बनावट और भोजन का प्रकार क्या है जी, अलग अलग हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं एक फुफ्फुस चुस्त चिड़िया की, जो एक भौर है। तो फुफ्फुस चिड़िया भी क्या कहती है, अपना भोजन तैयार करने के लिए वो फूलों पर जाकर उसमें अपने बड़ी चोंच से क्या करती हैं, रस को चूसती है। और भौर भी क्या करते हैं कि भौर आसानी से फूलों पर बैठकर उसमें मंड निकाल कर अपना मधु तैयार करते हैं, यानी फूल से वो भी रस चूसते हैं। तो इस तरह हम लोग जानेंगे कि शरीर और संरचना के बनावट के अनुसार भी भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। जैसे भोजन ग्रहण करने का अनेक विधियां है। जैसे जानेंगे कि छिलना, चबाना, कुतरना, मेघना, पकड़ना, निगलना, चूसना आदि भोजन ग्रहण करने की ये सब विधियां हैं। अब जानेंगे कि जंतुओं का भोजन ग्रहण करने की तरीका, यानी जंतु अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि गाय क्या खाती है जी, तो गाय तो खाती है घास, भूसा, ये सब क्या उसका वो आहार है। तो इसको किस तरह खाती है, इसका तरीका क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि गाय क्या करती है, वो उसको चबा कर उसको क्या करती है, खा जाती है। फिर देख रहे हैं कुत्ता, तो कुत्ता भी क्या करता है, कुत्ता क्या खाता है, मांस खाता है या अन्न खाता है, तो ये भी क्या करता है, ये निगल जाता है। और चूहा की बात करें तो चूहा क्या करता है, अनाज खाता है या लकड़ी को, या लकड़ी तो नहीं खाता लेकिन उसको कूटता है। तो ये इसका भोजन करने की प्रक्रिया क्या है, कुतूर कर खाता है। यानी चूहा भी क्या करता है भोजन करने की, इसका प्रक्रिया क्या है, तो वह कुतूर कर खाता है। अब बात कर लेते हैं तितली, तो तितली क्या करती है, ये भी क्या करती है, फूलों से रस चूसती है। तो इसका भोजन करने का प्रकार क्या हो गया, ये भोजन को चूस कर लेती है। अब बात कर दें मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ को तो आप तो जानते ही हैं, क्योंकि ये पानी में रहते हैं और इनका आहार मांस है। तो ये भी क्या करते हैं, ये सीधे अपने आहार को निगल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं मेढक, तो मेढक क्या खाते हैं, तो मेढक भी तो कीट खाते हैं या छोटे मोटे कीड़ा खाते हैं, मच्छर खाते हैं। तो इनका ये आहार करने की प्रक्रिया यानी भोजन करने की प्रक्रिया क्या है, तो ये भी कोई जीव को सीधे टपक देकर क्या करते हैं, निकल जाते हैं। अब और कुछ जानवर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सांप, तो हम लोग देखे होंगे अपने आस पड़ोस में कि सांप छोटे छोटे मेढक को
या अजगर, तो अजगर पहले जमाने में देखने को मिलता था, या मूवी वूवी में देखे होंगे आप लोग। तो क्या करते हैं वो अपने यानी अपने मुंह से ज्यादा बड़े जीव को क्या कर लेते हैं, वो शिकार कर लेते हैं, क्योंकि उनका मुंह का फैलाव बहुत बड़ा होता है। यानी वो अपने मुंह के जितना बड़ा होता है उससे बड़ा वो शिकार को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, अपने शिकार को ग्रहण कर लेते हैं, सांप यानी निगल लेते हैं। अब बात करते हैं मधुमक्खी। तो मधुमक्खी क्या करती है, वो फूलों से रस चूसती है। अब और बात कर लेते हैं जोंक। तो जोंक क्या करते हैं, तो जोंक मनुष्य या जानवर पर बैठकर चिपक कर उसमें से क्या करते हैं, खून को चूसते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, खून, और उसका भोजन करने की प्रक्रिया क्या है, तो चूसना। अब जानेंगे चींटी। तो चींटी भी क्या है, तो चींटी वो अन्न या अन्न बोलिए, चाहे कोई भी जिस पर चींटी लग जाती है, चीनी उनी हो, उस पर क्या होती है, वो चूस चूस कर वो उसको क्या करती है, खाती है। अब बात कर लेते हैं चील। तो चील तो अब तो बहुत कम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन पुराने जमाने में बहुत सारा चील हुआ करते थे। कोई भी मवेशी या जानवर की बात कर लेते हैं, वो मर जाता था तो चील उस पर बैठकर उसको समाप्त कर देते थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग को चील बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इसका भोजन करने का तरीका क्या है, वो क्या करते हैं, मांस को निकल जाते हैं। अब जानेंगे तोता। तो तोता क्या है जी, तोता तो हम लोग देखे ही हैं। तो तोता क्या करता है, वो अन्न को कुटुर कुटुर कर खाता है। अब बात कर लेते हैं गोरैया। तो गोरैया क्या करती है, तो छोटे छोटे कीड़े को और अन्न को ये क्या करती है, छोटे छोटे कीड़े को तो निगल जाती है और अन्न को उसको तुर तुर कर खा जाती है। अब इसके बाद सभी जानवरों के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में पाचन, मानव में पाचन कैसे होता है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। मानव में पाचन देख रहे हैं कि मानव में पाचन कैसे होता है, इसको किस किस प्रक्रिया द्वारा होता है, और पचाने में क्या क्या हमारे शरीर में एंजाइम मौजूद होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देख रहे हैं कि मनुष्य में भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। यानी इसमें बोला गया है कि भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, मुख द्वारा होता है। यानी जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसका अंतग्रहण करते हैं, यानी उसको हम लोग, यानी जैसे कि मान लीजिए सेव हो गया, तो सेव को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। उसको खाने के बाद से उसमें क्या होता है, उसको छोटा छोटा अपने दांत से काटते हैं, उसमें लार हमारा क्या होता है, उसको मुलायम कर देता है। मुलायम करने के बाद से वो अंतग्रहण यानी नीचे की तरफ जाता है। उसके बाद से उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है और फिर अनुपयोगी पदार्थ को मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो भी हम अपने भोजन के रूप में अंत ग्रहण करते हैं उसका उपयोगी पदार्थ को हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है और उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। और जो अनुपयोगी होता है, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होता है, उसको क्या करता है, मल द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल देता है। अब चर्चा करेंगे कि मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है उसके बाद सतत लंबी, यानी जो मनुष्य डायरेक्टली यहाँ से खाकर उसका पेट में नहीं चला जाता है, उसको एक लंबी प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, गुजरना पड़ता है। उसके बाद वह अवशोषित होता है, मल के रूप में बनता है, तब जाकर मल गुहा द्वारा बाहर निकलता है। ये क्या होता है, एक लंबी प्रक्रिया चलता है। तो देखेंगे कि मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है उसके बाद सतत लंबी नलिकाओं द्वारा गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर, यानी जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जाता है, उसको क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। इस प्रकार है, यानी जो हमारे शरीर को पचाने में क्या क्या अंग सहायक होते हैं, क्या क्या हमारे एंजाइम सहायक होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा मुख गुहिका प्रथम दिया हुआ है कि मुख गुहिका में हम लोग जो भोजन करते हैं इसमें क्या होता है, हमारा लार, हमारा एंजाइम। यहाँ पर तो भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट कि अगर पूछ दे आपसे कि भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मुख से, क्योंकि हमारा भोजन मुख से ही पचना आरंभ हो जाता है। जैसे कि आपने भी अनुभव किया होगा कि हम जो भी
फल हो या सब्जी हो या रोटी हो या चावल हो, यानी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसको खाने के पश्चात देखे होंगे कि उसमें लार क्या होता है, उसको मिलाता है। यानी लार क्या होता है, आपको जो खाद्य पदार्थ है उसको मुलायम करता है। मुलायम करने के बाद से अंत ग्रहण होता है, यानी हमारा जीव क्या होता है, ये नली में, यानी इसको क्या कहते हैं, ग्रस्का नली कहते हैं, जो हमारे यहाँ से मुख गुहा से होकर यहाँ तक जाता है, जो पेट तक जाता है। ये लंबी नली को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मैंने फिगर में दिखाया है कि लंबी नली को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसिका या ग्रास नली, या इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप या यूडोनेस। जो फूड पाइप यानी ये जो हमारा पाइप के रूप में होता है वो क्या होता है, उसको उसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि ग्रसिका। ठीक है, तो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका क्या होता है, ग्रसिका के माध्यम से कहाँ जाता है, तो ये आमाशय में जाता है। आमाशय मतलब क्या, यानी पेट में जाता है। तो पेट में जाने के बाद उसके बाद से कहाँ जाता है भोजन हमारा, तो पेट में जाने के बाद से उसके बाद से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद उसके बाद से कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद उसके बाद से कहाँ जाता है, मलाशय में जाता है, जहां पर मल एकत्रित होते हैं वहां पर जाता है। सॉरी, और एकत्रित मल क्या होता है, मल गुद्दा, यानी जिसको हम लोग गुद्दा बोलते हैं, वो मल द्वारा बाहर निकल जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, केनाइल कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हमारा मुख गुहिका में यानी भोजन को पचाने में क्या क्या मदद करते हैं। तो प्रथम तो हमारा हो गया, मुख से प्रारंभ हो रहा है भोजन का पचना, तो उसमें हमारा लार मदद कर रहा है। और जब पेट में जाता है वही ग्रास नलिका द्वारा जो हमारा अन्न या फल या सब्जी या कुछ भी ले लीजिए, अंडा ले लीजिए, मांस ले लीजिए, जो भी हमारा पेट में जाता है तो उसको पचाने के लिए एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या होते हैं, उसको तोड़ने में ये मदद करते हैं। अब उसके बाद से देख रहे हैं कि हमारा छोटी आंत, तो छोटी आंत में क्या होता है, हमारा शरीर का पूरा जो भी खाना होता है उसमें अवशोषित हो जाता है। यानी जो भी हमारा उपयोगी खाना होता है उसमें अवशोषित हो जाता है। उसके बाद से बड़ी आंत में चला जाता है। अगर आपसे पूछी जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 मीटर। 20 मीटर क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई होती है। जो हम लोग फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये धागे नुमा संरचना बनी हुई है, तो इसका लंबाई कितना होता है, तो 20 मीटर। अब बात कर लेते हैं बड़ी आंत की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यानी जो हमारा बड़ी आंत होता है इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। यानी इस बड़ी आंत में क्या होता है जी, कि जल का अवशोषण होता है। और इसकी लंबाई पूछा जाए अगर आपसे कि इसकी लंबाई कितना होता है, तो 5 मीटर। इसकी लंबाई कितना होता है जी, 5 मीटर। अब बात कर लेते हैं मलाशय की। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा मलाशय है, जो यानी जहाँ पर हमारा गुद्दा तैयार हो, गुद्दा से मल निकलता है, उसकी ऊपरी हिस्सा को, यानी जो हमारा मल द्वार होता है उसकी ऊपरी वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, मलाशय। यानी वहां पर क्या होता है, मल इकट्ठा होता है। मल इकट्ठा होने के बाद से जब हमको महसूस होता है कि हमारा मल अधिक हो गया है, इससे क्या होता है, अब इसको त्यागना है, तो हम लोग क्या करते हैं, गुद्दा या मल द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने अपने पाचन तंत्र के बारे में समझा और उसके आहार नाहार के प्रक्रिया यानी मुख से लेकर मल द्वार तक ले कौन कौन से तंत्र हैं और उसका क्या कार्य है, इन सभी बातों पर हमने चर्चा किया। अब हम लोग जानेंगे कि मानव में पोषण के विभिन्न चरण, यानी जो भी मानव में पोषण का अंग है या उससे उसका कार्य क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मानव में पोषण के चरण, यानी मानव में पोषण किन किन चरणों द्वारा होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देख रहे हैं कि अंत ग्रहण में होता क्या है कि आहार को प्राप्त करना मनुष्य मुख द्वारा होता है। यानी आहार, जो भी आहार को मनुष्य ग्रहण करता है उसका प्रारंभ मुख द्वारा होता है, जहां दांत से चबाया जाता है। यानी जो भी वो आहार को ग्रहण करता है उसको क्या होता है, उसको दांत से पहले चबाता है, उसके बाद से उसको बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, उसके बाद से क्या करता है, अपने मुख गुहिका द्वारा या ग्रास नलिका द्वारा अंदर स्टमक यानी पेट में ले जाता है।
आप देखेंगे कि पाचन, तो पाचन हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले भी पढ़े थे कि पाचन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें उसके अवशेषों को जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको अवशोषित होता है, यानी उपयोगी पदार्थ का अवशोषित होता है और अनुपयोगी पदार्थ को मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी उसका निष्कासन हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अवशोषण, यानी अवशोषण में क्या है कि पचित भोजन का अवशोषण रक्त तथा रसगुल्ला में मिला होना, यानी जो हम लोग पचित भोजन होता है जिसका अवशोषण होता है उसको वो हमारा शरीर किस में मिला देता है, उसको हमारा शरीर रक्त में या रसगुल्ला में मिलाकर शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजने का कार्य करता है। अब बात करेंगे स्वागिरीकरण, यानी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर जो भी पचित भोजन का अवशोषण करता है उसको शरीर की वृद्धि, विकास, मानसिक वृद्धि, ये कार्य करने की गतिशीलता प्रदान करने में क्या होता है, सहायक होता है। अब हम लोग बात करेंगे निष्क्रमण। निष्क्रमण में होता क्या है दोस्त कि हम लोग देखते हैं कि जो अपचित भोजन होता है या जो हमारे पेट के अंदर नहीं पचता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो उल्टी के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो वो क्या होता है, मल के द्वारा बाहर निकलता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसमें अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन, यानी आहार नाल द्वारा उसके पूरे प्रक्रिया से गुजार कर और आहार नाल के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी मल गुद्दा द्वारा, मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके आगे बात करने वाले हैं मुख एवं मुख गुहिका पर। एक बिंदु है मुख एवं मुख गुहिका। तो इसमें क्या होता है कि हमारा मुंह, यानी मुंह में जो भी हमारा ये भाग है इसमें क्या क्या उसमें शामिल होते हैं, यानी भोजन के पचाने में या भोजन को काटने में क्या क्या शामिल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मुख गुहिका, मुख गुहिका से स्पष्ट होता है कि गुहा मतलब जानते हैं क्या होता है, सुरंग या सुरंग होता है या होल होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मुख गुहिका में कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें हमारा जीभ होता है, दांत होता है और क्या होता है, जबड़ा होता है और यहाँ पर क्या होता है मौजूद, हमारा लाल ग्रंथियां मौजूद होती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि हमारा मुख गुहिका अंदर दांत, जीभ और साथ में लाल ग्रंथियां होती है जिससे क्या होता है, लाल निकलता है। अब हम लोग जानेंगे कि दांत का कार्य क्या है। तो दांत का कार्य दोस्त जानिएगा कि उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे अपने आवश्यक रूप में तोड़ना दांत का कार्य होता है। अब जानेंगे कि दांत का कार्य तो हो गया, लेकिन दांत हमारे जो भी दांत हैं उनका अलग अलग कार्य हैं। हम पहले नंबर जानेंगे कि दांत हमारा कौ प्रकार का है। तो दांत हमारा 4 प्रकार का है। जैसे में उसका नाम अगर आपसे पूछे तो क्या होगा नाम, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, उसके बाद से दांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे दोस्त कि हमारे मुख गुहिका में क्या क्या होता है। मुख गुहिका, मुख गुहिका में देखने जाएंगे तो 1 नंबर में हमारा होता है क्या कि इसमें हमारा दांत होता है, जबड़ा होता है और क्या होता है, जीभ होता है और क्या होता है, लार ग्रंथियां होती है। तो सर्वप्रथम दांत के बारे में बात कर लें तो दांत में हमारा 4 प्रकार का दांत होता है। कौन कौन से दांत होते हैं तो 1 नंबर में देखेंगे, 1 नंबर में हमारा दांत कौन सा है तो कृदंत होता है, कृदंत। 2 नंबर की बात की जाए, 2 नंबर अगर आपने दूसरा का टाइप का दांत पूछा जाए, यानी दूसरा टाइप का दांत पूछा जाए तो रदनक होता है, रदनक होता है। तीसरी टाइप का दांत पूछा जाए, यानी तीसरी टाइप का दांत कौन होता है, अग्रचवर्णक होता है, अग्रचवर्णक।
और चौथा टाइप का दांत पूछा जाए तो आपसे क्या होगा, चौवर्णक। चौथा टाइप का दांत पूछा जाए तो चौवर्णक। यानी अगर दांत की बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो रदनक, कृतांत, रदनक, चौवर्णक और अचौवर्णक। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे। तो कृतंग का कार्य क्या है, कृतंग का कार्य क्या है, तो ये नाम से स्पष्ट है। तो कृतंग का कार्य क्या है जी, तो ये काटने में मदद करता है। काटने में क्या करता है, मदद करता है। रदनक का क्या करता है, रदनक यानी पीसता है, रदनक करता है, रदी करता है उसको, यानी क्या करता है इसको, यानी पीसने में काम आता है, पीसने में काम आता है। और अग्रचौर्ण की बात की जाए, अग्रचौर्ण की क्या बात की जाए, तो ये भी क्या करता है, पीसने और चबाने में काम करता है, पीसने और चबाने में काम आता है। और चौवर्णक की बात की जाए तो चौवर्णक की क्या काम है, इसको फाड़ने में, चौवर्णक की क्या काम है, तो फाड़ने में काम आता है। ठीक है, तो हम लोग हाँ देख लिए। आप तो दांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देख रहे हैं हमारा कृतंग का काम क्या है, काटने में। और रदनक का क्या कार्य है, तो रदनक का कार्य है पीसने में। रदनक का कार्य क्या है, नहीं सॉरी, फाड़ने में। रदनक का कार्य है फाड़ने में। जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसको क्या करता है, फाड़ने में इसको क्या करता है, मदद करता है। फाड़ने में इसको क्या करता है, मदद करता है। यानी अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दांत के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो दांत के प्रकार में क्या होता है, कृतंग का कार्य क्या है, काटने के में मदद करता है। रदनक का कार्य क्या है, तो फाड़ने में मदद करता है। अग्रचौर्ण का क्या कार्य है, तो पीसने और चबाने में काम आता है। और चौवर्णक का क्या कार्य है, तो चौवर्णक का कार्य भी वही है, पीसने में, यानी पीसने में इसको क्या करते हैं, पीसने में मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग अपने दांतों के बारे में समझा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जबड़ा। तो जबड़ा को बात करेंगे तो ये हमारा शरीर का सबसे जटिल यानी कठोर क्या बोलते हैं, अंग है। तो जबड़ा की बात की जाए तो जबड़ा का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मानव शरीर में सबसे कठोर कौन सा हड्डी है या कौन सा अंग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जबड़ा। तो जबड़ा क्या है जी, सबसे जटिल कठोर अंग होता है। अब जीभ की बात कर लेते हैं। तो जीभ में हमारे 4 प्रकार के स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार के स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की। अब हम लोग थोड़ा सा जीभ पर बात कर लेते हैं। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, 4 प्रकार के। ये हमारा जीभ हो गया। इसको हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या है जी, ये जीभ है। जीभ पर हमारा क्या है जी, 4 प्रकार के स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, 1 2 3 4। इसमें क्या होता है कि ये खट्टा मीठा, यानी आगे वाला भाग खट्टा और ये साइड वाला भाग मीठा और इधर वाला तीता, यानी चारों का अलग अलग कार्य है जो हमें स्वाद को बताने में मदद करती है कि कौन चीज कैसा है, कड़वा है कि खट्टा है कि मीठा है कि तीता है कि चटक है। यानी हम लोग जो भी अपना खाने के रूप में, आहार के रूप में लेते हैं, उसको स्वाद हमारे जीभ के माध्यम से ही मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग किसी व्यक्ति को ले लेते हैं, अगर उसका हम लोग आँख पट्टी से बांध देते हैं और उससे पूछा जाता है, उसको मान लीजिए कि हम लोग खीरे खिला दें, 1 चम्मच खीर खिला दें, तो उससे पूछा जाएगा कि बतलाइए ये क्या है और ये कैसा लग रहा है, तो उसका जवाब होगा कि ये खीर है और ये मीठा लग रहा है।
वो तो व्यक्ति देख नहीं रहा है, लेकिन उसको अपने स्वाद कनिकाओं के माध्यम से महसूस होता है कि ये खीर है और ये हमको क्या स्वाद में मीठा लग रहा है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जीव हम लोग जितने भी आहार के रूप में लेते हैं उसको क्या करता है, ये स्वाद और उसके खट्टा मीठा का पहचान कराता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा दांत, पहले हम लोग दांत के बारे में चर्चा किए थे। तो दांत हमारा कितने प्रकार के होता है, तो हमारा दांत 4 प्रकार का होता है। और दांत की कुल संख्या कितना होता है, तो 32। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि दूध का दांत हमारा कितना होता है, 20 होता है, क्योंकि 20 दांत क्या होते हैं, पुनः जन्म होते हैं, यानी पुनः उगते हैं। ये भी बात ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं लार ग्रंथि की। तो लार ग्रंथि में होता क्या है कि जो भी हम लोग खाना या अचार हो या खट्टा मीठा हो, उसको देखते देखते हमारा क्या होता है, मुंह में पानी आने लगता है। यानी क्या कि इससे तात्पर्य होता है कि हमारा लार ग्रंथियां हमेशा मुंह में क्या होती है, मौजूद होती है, जिसको हमको देखकर हमारे मुंह में ऑटोमेटिक पानी आने लगता है, यानी लार आने लगता है। इससे क्या होता है कि लार हमारे मुंह में चपचपाने लगता है। उसको देखकर उससे देखकर एटिटेट हो जाते हैं हम लोग, आकर्षित हो जाते हैं कि उसका स्वाद ऐसा होगा, इस तरह होकर क्या होते हैं कि वो मतलब बोलते हैं कि बिना मर्जी के ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अब बात कर लेते हैं भोजन नली और ग्रसिका। अब भोजन नली और ग्रसिका में बात करेंगे कि इसमें हम लोग भोजन किस रूप में लेते हैं और ये ग्रसिका के माध्यम से कहाँ जाता है। तो जानेंगे कि भोजन नली में, यानी भोजन नली की बात करते हैं तो उसमें जानेंगे कि जो भी हम लोग भोजन लेते हैं वो मुख द्वार से होते हुए ये ग्रास नलिका या भोजन नली में क्या होता है, जाता है। तो भोजन नली के माध्यम से जाकर वो कहाँ चला जाता है, पेट में चला जाता है। लेकिन एक और बात ध्यान रखने वाली है कि अगर मान लीजिए कि हम इस मुख गुहिका ही द्वारा भोजन भी करते हैं और क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी मेरा क्या है, सांस लेने वाला रास्ता और भोजन करने वाला रास्ता दोनों एक ही है। तो हम लोग क्या होता है कि भोजन करते करते हमारा क्या होता है, कभी कभी सरक जाता है। यानी हम लोग, आप महसूस किए होंगे कि कोई आदमी भोजन कर रहा हो, अगर अचानक उसको क्या हो जाता है, खांसी आ जाती है या छींक आ जाता है। इससे क्या होता है कि हमने भोजन कर रहा था और उस समय भी सांस ले रहा था या बोल रहा था, जिसके कारण हमारे वो भोजन क्या हुआ, एपिथेलियमस ग्रंथि में चला गया। तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ, यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये हमारा ग्रास नली है, ये हमारा ग्रास नली है। ये ग्रास नली है और यहाँ पर क्या है, यहाँ स्टोमक द्वारा यहाँ पर पेट में हमारा क्या हो रहा है, ऑन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक एपिग्लेटिस नामक एक ग्रंथि होती है जो हमारा क्या होता है, उसको ढकने में मदद करता है। यानी यहाँ पर हमारे ये ग्लास नली के पास एक एपिडेल्मिस नामक ग्रंथि होती है, जो हम लोग भोजन करते हैं तो क्या होता है, उस ग्रंथि यानी उस सांस लेने वाले रास्ता को ढक देता है। और जब हमारा भोजन अंदर यानी भोजन के रास्ता में चला जाता है तो फिर वो पुनः खुल जाता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं तो ये हमारा क्या है, एपिथेलियमस नामक क्या होता है, एक ग्रंथि होता है जो भोजन को ढक्कन के रूप में यानी वो श्वास नली को ढक्कन के रूप में कार्य करता है। जिससे क्या होता है कि हमें ये भी सलाह दिया जाता है कि आप खाना खा रहे हो तो बातें नहीं करना चाहिए। अगर बात करते हैं तो क्या होता है, खांसी होने लगता है या छींक आने लगता है, जो क्या होता है हमारे भोजन करते करते ये श्वास नली में हमारा क्या होता है, ऑन चला जाता है, जिसके माध्यम से ये सभी क्रियाएं होती है। अब हम लोग जानेंगे अमाशय। अमाशय में क्या होता है
कि ये जो हम लोग भोजन करते हैं ये ग्लास नलिका के माध्यम से जाकर ये कहाँ चला जाता है हमारा, ये ग्लास नलिका के माध्यम से जाकर ये कहाँ चला जाता है, ये पेट में चला जाता है। पेट का आकार यू आकार का होता है, यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पेट का आकार किस तरह होता है तो यू आकार का होता है। ये इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। पेट में क्या होते हैं बाबू सॉरी, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारे जटिल से जटिल पदार्थ को क्या करते हैं, पचाने में मदद करते हैं। और यहाँ पर ही हमारा यकृत नाम का एक अंग होता है। इसके ऊपर यहाँ पर हमारा क्या होता है, यकृत होता है जो क्या करता है, पित्त को स्रावित करता है। तो पित्त भी हमारा क्या करते हैं, भोजन को पचाने में बहुत ही मदद करते हैं। और भोजन की बात की जाए तो हमारा पेट भी बहुत सारे एंजाइम छोड़ते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अगर सूत्र पूछ दिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये सभी क्या है, हमारा पेट द्वारा छोड़ा गया एंजाइम है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं हमें छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत की बात करें, छोटी आंत, छोटी आंत, तो छोटी आंत में देखे थे या अगले वाले आगे भी पढ़े थे, तो उसमें क्या होता है, तो छोटी आंत में होता है कि इसकी लंबाई कितना होती है, कि हम बोले थे कि 5 मीटर इसका लंबाई होता है। छोटी आंत की लंबाई अगर पूछ दिया जाए तो कितना बोले थे हम लोग, 20 मीटर। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव होता है। यानी इसमें भी क्या करता है, जो भी हमारा भोजन उसमें जाता है, छोटी आंत में जाता है, तो इसको पचाने के लिए क्या होता है, हमारा इस एंजाइम, यकृत और क्या बोलते हैं, लाल ग्रंथियां, सॉरी लाल ग्रंथियां नहीं बोलेंगे, अग्नाशय, ये क्या करती है, ये स्वयं पचाने में मदद करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे यकृत यानी लीवर की। तो यकृत में देखते हैं, यकृत यानी लीवर की बात किया जाए तो यकृत में क्या होता है, यकृत आपसे पूछ दिया जाए कि यकृत किस चीज का स्राव करता है, तो यह पित्त रस यानी पित्त रस का क्या करता है, ये स्राव करता है। पित्त रस का ये क्या होता है, तो पित्त रस क्षारीय पदार्थ है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अग्नाशय की बात की जाए, अग्नाशय, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज में क्या होता है कि अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती आकार की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। ये कहाँ होती है, अमाशय के ठीक नीचे होती है। यानी हम लोग यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि हमारा जो भी ये पेट था, ये पेट था, इसके कहाँ, ये कहाँ होती है, इसके ठीक नीचे होती है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पैनक्रियाज है। ये हमारा पेट के क्या था, नीचे होता है। अग्नाशय के पूछा जाए कि ये अग्नाशय कहाँ होता है, तो ये अमाशय यानी पेट के नीचे क्या होता है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज होता है। वह वसा को क्रिया को उन्हें सरल रूप में बदल देता है। अब बात कर लेते हैं कि छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव, यानी छोटी आंत में जो भी दीवार होते हैं वो एंजाइम को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, जिससे हमारा भोजन क्या होता है, अच्छी तरह से पच जाता है। अब बात कर लेते हैं कि बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है कि इसमें जल का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई 20 मीटर होती है और यह क्या करता है, सभी जल को अवशोषण कर उसको हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा दस्त और जीवन रक्षक घोल कि ये क्या है और इसको किस तरह हम लोग जानते हैं। जानेंगे कि दस्त और जीवन रक्षक घोल। इसको ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि दस्त और जीवन रक्षक घोल, तो अधिकांशतः देखा जाता है कि दस्त यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 4 साल 5 साल या 6 साल के बच्चे होते हैं,
उनको क्या होता है, अधिकांश उनको दस्त यानी उल्टी आना या उसका उल्टी, जैसे नहीं कहते हैं कि उसका मुंह छूट रहा है, उल्टी आ रहा है और साथ ही साथ पैखाना भी कर रहा है, तो इस स्थिति में उसको दस्त नाम से जानते हैं कि उसको दस्त हो गया है। तो इसको क्या करते हैं, इसको नियंत्रण करने के लिए हमें अपने घर पर और प्राथमिक उपचार करते हैं। जैसे कि उसको क्या करते हैं, 1 लीटर, अगर 1 लीटर गर्म पानी हो, 1 लीटर गर्म पानी में क्या करते हैं, 2 चम्मच चीनी और प्लस 1 चम्मच क्या करते हैं, नमक, 1 चम्मच क्या करते हैं, नमक का घोल बनाकर उसको दिया जाता है, ताकि उसका शरीर का जल की मात्रा बनी रहे, जिससे उसे अपने शरीर में कमजोरी, झिंझनाहट ये सभी उसका महसूस नहीं हुआ जाए। तो इसको हम लोग क्या, अगर कोई बच्चा को दस्त होता है तो उसको प्राथमिक उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला उपाय करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग नींबू का भी घोल बनाकर उसको दिया जा सकता है, और अगर ओआरएस का घोल मिल जाए या ग्लूकोज मिल जाए तो अति सुंदर। तो इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, दस्त के रूप में यानी दस्त के इलाज के रूप में क्या करते हैं, उसको पिलाते हैं। अब जानेंगे घास चढ़ने वाले जंतुओं में पाचन। बात कर लेते हैं कि जो घास चढ़ने वाले जंतु होते हैं उनका पाचन कैसे होता है, वो किस में आते हैं, यानी जो घास चढ़ने वाले जंतु होते हैं उसे हम लोग रोमिनेट कहते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि घास चढ़ने वाले जंतु को क्या कहते हैं, रोमिनेट कहते हैं। उनका पाचन कैसे होता है इसको हम लोग अब जानेंगे। घास चढ़ने वाले जंतुओं में पाचन, यानी जो भी जंतु घास चढ़ते हैं उनमें पाचन और पोषण उनका कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देख रहे हैं कि पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज होती है, यानी जो भी घास चढ़ने वाले पशु होते हैं वो उस घास में क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज क्या होता है, घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसको इसके पचाने का कार्य कौन से जानवर करते हैं, जो घास चढ़ते हैं। घास चढ़ने वाले पशु क्या होते हैं, जो सेलुलोज को भी पाचन कर लेते हैं। लेकिन इसकी विपरीत देखा जाए कि जो मनुष्य के साथ साथ अन्य जीवधारी हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं, उनमें सेलुलोज के पचाने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन गाय है, बकरी है, भैंस है या जो भी जानवर घास खाते हैं वो क्या होते हैं, वो सेलुलोज का पाचन आसानी से कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने गाय को क्या करते यानी खाते हुए तो देखा ही है, जो क्या करती है, घास को खाती है, वो जल्दी जल्दी खा लेती है और उसका पाचन यानी वो घास के रूप में सेलुलोज को भी खाती है, जो आसानी से वो क्या करती है, पचा लेती है। अब बात कर लेते हैं दीमक। दीमक क्या होता है जी, वो घास फूस यानी लकड़ी पर लगता है और वो भी क्या करता है, उसको धीरे धीरे कुटुर कर क्या करता है, उसको भी वो लकड़ी को खाता है, यानी लकड़ी के रूप में क्या करता है, वो सेलुलोज को खाता है यानी कार्बोहाइड्रेट के खाता है, और वो भी क्या करता है, आसानी से दीमक भी क्या कर लेता है, सेलुलोज को पाचन कर लेता है। तो इससे ये ज्ञात होता है कि जो भी जीवधारी हैं जो घास खाते हैं वो घास में क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज का पाचन कौन करता है, जो घास चढ़ने वाले या घास खाने वाले जंतु हैं। अब हम लोग जानेंगे कि गाय में इसको कैसे पाचन होता है। तो गाय में हम लोग जानेंगे उसमें 4 प्रकार के आहार नाल पाए जाते हैं। सर्वप्रथम क्या करती है गाय कि अपना वो भोजन ग्रहण जल्दी जल्दी कर लेती है, यानी वो घास भी खाती है तो जल्दी जल्दी ग्रहण कर लेती है और उसको कहाँ लेकर चली जाती है, वो बड़ी आंत मतलब यानी रुमेन में लेकर चली जाती है। और पूरी खाना खा लेने के बाद से वो एकांत बैठकर उसको क्या करती है, जुगाली करती है, यानी क्या करती है, उसको पुनः अपने पेट से बाहर निकाल कर और उसको एकदम चबाती रहती है। चबाने के बाद से वो क्या करती है, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से इसी तरह वो क्या करती है, एक क्या बोलते हैं, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा पाया जाता है जिसे अर्धनाल कहते हैं। अर्धनाल में क्या होता है जी, बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, वो सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, उस गाय क्या करती है कि छोटी आंत से बड़ी आंत में और बड़ी आंत से सीधे अंधनाल में पहुंचाकर और उसको क्या करते हैं, मल द्वार में वो भोजन अवशिष्ट भोजन को इकट्ठा कर देती है और समय समय पर क्या होता है, भोजन निष्कासन यानी मल द्वारा बाहर निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो घास चरने वाले जानवर होते हैं वो किस तरह इस क्या करते हैं, सेलुलोज को पाचन करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अमीबा में ये अमीबा का पोषण किस तरह होता है। तो जानेंगे कि पहले अमीबा होता क्या है। तो अमीबा एक केंद्रक वाला जीव है जो बहुत ही वो क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव है जो समुद्री या नमी युक्त जगह पर पाया जाता है। तो देखा जाता है कि ये इसका तो ना तो मुंह है और ना ही क्या है, इसका पैर है। तो ये अपना भोजन कैसे पकड़ता होगा और कैसे इसको ग्रहण करता होगा, ये नाना प्रकार के मतलब मन में ये सब क्या होता है, भावनाएं जगती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में पोषण, अमीबा के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है जी, अमीबा के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। यहाँ पर हम लोग फिगर में भी देख रहे हैं कि मान लीजिए ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि क्या बताइए अमीबा का निश्चित आकृति होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं, अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, वो कोई भी रूप का होता है, उसका कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर पूछा जाता है कि अमीबा में कितने केंद्रक पाए जाते हैं। तो एक केंद्रक पाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली है। अब जानेंगे कि अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है और उसका पाचन कैसे करता है और उससे किस तरह का उसका पोषण मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देख रहे हैं कि अमीबा में पोषण, अमीबा के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है बाबू, कोशिका झिल्ली होती है, यानी उसकी जो भी संरचना होगी उसके चारों ओर क्या होगी, ये कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली होगी। और ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, इसमें कोशिका द्रव भरा रहता है, यानी उसमें कोशिका द्रव भरा होता है जो शिकार करने में मदद करता है। वो क्या करता है, वो द्रव शिकार करने में मदद करता है। यानी कोई भी यहाँ पर शिकारी आया, यानी कोई भी यहाँ पर कोई भी शिकार आया तो ये क्या करता है, अमीबा धीरे धीरे वो क्या करते हैं, तैरते हुए धीरे धीरे जाता है और उसको पकड़कर यानी अधपाद द्वारा पकड़कर अपने अधनाल में लेकर दबा लेता है। दबा लेने के बाद से इसमें उसको पाचन की प्रक्रिया संपन्न होने लगती है, जिससे उसको विटामिन, प्रोटीन, अनेक प्रकार के उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोवाइड होती है, जो उसके जनन और वृद्धि में सहायक होते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है और कैसे पकड़ता है। तो अमीबा का मुख्य भोजन क्या है जी, जीवाणु है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, जीवाणु है। और क्या है, तो कवक है और क्या है, सूक्ष्म जीव है। यानी इन सभी को वो क्या करता है, पकड़ लेता है और पकड़कर वो अपने पाद द्वारा उसको क्या करता है, खाद्यदानी में जमा कर लेता है। खाद्यदानी में जमा करने के बाद से उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद से उसका कुछ जो उपयोगी अवशिष्ट उपयोगी होता है पदार्थ, वो क्या होता है, उसके शरीर के विकास में, वृद्धि में मदद करता है। और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, उस शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरह हम लोगों ने पूरे अध्याय यानी चैप्टर 2 पर पूरे थ्योरम के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में इस अध्याय से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पर। धन्यवाद दोस्तों, आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड होता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए।